अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या हम अपनी कायनात के बारे में सब कुछ जान चुके हैं? क्या हम नेचुरल लॉज के बारे में, फिजिकल लॉज के बारे में सब मालूम कर चुके हैं? ऐसे बहुत से सवालात हैं जो अक्सर हमारे जहनों में आते रहते हैं। लेकिन क्या मेयार है जिससे हम ये परख सकते हैं कि हम कायनात के बारे में सब कुछ जान चुके हैं? इसके बारे में एक बड़ा आसान असूल ये है कि हम कायनात के बारे में उस वक्त सब कुछ जान चुके होंगे जब कायनात में कोई भी चीज़ हमसे पोशीदा नहीं रहेगी। कोई भी राज ऐसा नहीं रहेगा जिसका जवाब हमारे पास ना हो। क्या इस वक्त कायनात में ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात हमारे पास नहीं हैं? जी हाँ, ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात फ़िलहाल हम ढूंढने में नाकाम हैं। मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में 3 ऐसे सवालात की तरफ, ऐसी पहेलियों की तरफ लेकर जा रहा हूं जिनके जवाबात हम फिलहाल नहीं जानते। और अगर इनके जवाबात हमने जानने हैं तो शायद हम नए नेचुरल लॉज की तरफ जा रहे हैं। हम नए पार्टिकल्स को ढूंढने की तरफ जा रहे हैं और हम नई फोर्सेस की तलाश करने जा रहे हैं। पहला सवाल ये है कि हमारी कायनात एक्सपैंड क्यों कर रही है? हमारी कायनात आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारी कायनात क्यों बढ़ती जा रही है? अगर हम माजी में चले जाएं तो एक नुक्ता ऐसा आएगा जब हमारी कायनात की पैदाइश हुई, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस वक्त हमारी कायनात बहुत ज़्यादा गर्म भी थी, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा डेंस भी थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कायनात ने खुलना शुरू कर दिया, फैलना शुरू कर दिया। हम ये नहीं जान सके, 90 की दिहाई में हमें पहली मर्तबा साइंसदानों ने बताया कि हमारी कायनात फैल रही है। इसमें हब्बल टेलीस्कोप का बहुत अहम किरदार है। हमारी कायनात हर डायरेक्शन में, हर समत में फैल रही है। लेकिन वो वजह क्या है जिसकी वजह से कायनात फैलती जा रही है? आखिर ये एक्सपेंशन हो क्यों रही है? हम आज तक इसका जवाब ढूंढ नहीं सके। इसीलिए हमने इस एनर्जी को, जो कि कायनात के फैलने की वजह बन रही है, उसे डार्क एनर्जी का नाम दे दिया। हमारी कायनात की एनर्जी 74% डार्क एनर्जी पर मुश्तमिल है। यानी 74% वो एनर्जी है जिसके बारे में हम अभी तक कुछ जानते नहीं। पहली पहेली के बाद हम दूसरी पहेली की तरफ आते हैं। डार्क एनर्जी से होते हुए हम डार्क मैटर की तरफ आते हैं। जब हम गैलेक्सीज को देखते हैं तो गैलेक्सीज तेजी से रोटेट करती हुई महसूस होती हैं। बहुत से साइंसदानों ने इस पर गौर किया और फिर एक साइंसदान ने ये खोज लगाने की कोशिश की कि गैलेक्सीज इतने कम मैस के साथ इतनी तेजी से रोटेट कैसे कर सकती हैं। और फिर उन्हें एहसास होना शुरू हो गया कि गैलेक्सी के पास मैस ज़्यादा है और वो मैस किसी ऐसे मैटर से आ रहा है जिसे हम परख नहीं सकते, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते। मैं आपको यहाँ पर कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ और उन तस्वीर में अगर आप देखें तो एक तरफ आपको विजिबल लाइट में एक गैलेक्सी क्लस्टर नज़र आ रहा है। ये गैलेक्सी क्लस्टर हमसे तकरीबन 4 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है। जबकि दूसरी तरफ उसी तस्वीर पे हमने ब्लू फिल्टर लगाया है और उसके ज़रिए हमें वही गैलेक्सी क्लस्टर नज़र आ रहा है। ब्लू फिल्टर की तस्वीर की तरफ गौर से देखिए तो आपको एक ह्योला नज़र आएगा, एक रिंग नज़र आएगा जहाँ से रोशनी कम हम तक पहुँच रही है। और यही वो जगह है जो कि हमें इनडायरेक्टली डार्क मैटर होने का सबूत देती है। डार्क मैटर की मेन वजह, ख़ास वजह तो उसके मैस से आती है और रोटेशनल स्पीड से आती है, क्योंकि रोटेशनल स्पीड और मैस गैलेक्सी के मैच नहीं करते जब तक कि अनदेखा मैस गैलेक्सी के पास मौजूद ना हो। डार्क मैटर के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैटर का तकरीबन 85% डार्क मैटर है। अगर हम अपनी कायनात की बात करें तो 21% डार्क मैटर पर मुश्तमिल है। मैटर जो हमें नज़र आता है सूरज की शक्ल में, सितारों की शक्ल में, प्लैनेट्स की शक्ल में, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, वो सिर्फ हमारी कायनात का 5% है। डार्क एनर्जी से अब हम डार्क
मैटर की तरफ आ चुके हैं और अब हम तीसरी पहेली की तरफ जा रहे हैं, जिसे एंटी मैटर कहा जाता है। हमारी तमाम थ्योरेटिकल इक्वेशंस और मॉडल्स, हमारे तमाम प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट्स हमें बताते हैं कि मैटर के साथ एंटी मैटर पार्टिकल्स भी पैदा होते हैं। लेकिन जब बिग बैंग हुआ तो हमें जितनी भी कायनात अपनी नज़र आती है वो सारी मैटर से बनी हुई नज़र आती हैं। हमें कहीं भी एंटी मैटर पार्टिकल्स नज़र नहीं आते। मसलन हमें इलेक्ट्रॉन तो नज़र आते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज मैटर के पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमें उनके भाई पॉजिट्रॉन नज़र नहीं आते जो कि पॉजिटिवली चार्ज एंटी मैटर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक छोटा सा एक्सप्लोजन हो जिसे एनाइलेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को एनाइलेशन कहा जाता है। अगर बिग बैंग 13.7 अरब साल पहले हुई तो जाहिर बात है मैटर और एंटी मैटर दोनों पैदा हुए होंगे। हमारी कायनात हमें मैटर से बनी हुई नजर आती है, तो फिर एंटी मैटर की कायनात कहाँ है? ये ऐसा सवाल है जो कि आज तक हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और हमारे पास फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं कि एंटी मैटर कहाँ गया, एंटी मैटर की कायनात कहाँ पर गई। 3 सवाल ऐसे बहुत से सवालों में से जिनके जवाबात हमारे पास नहीं हैं, लेकिन इनके जवाबात ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हमें नई किस्म की फिजिक्स लानी होगी? क्या हमें नए नेचुरल लॉज लाने होंगे? मैं आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिखा रहा हूँ। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल की सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। असल इक्वेशन इससे बहुत बड़ी है, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको यहाँ पर ऐसी इक्वेशन नज़र आ रही है जो कि हमें बताती है कि हमारी कायनात में जितने भी पार्टिकल्स हैं जो कि हम जानते हैं और जितनी भी फोर्सेस हैं जो कि हम जानते हैं, वो कायनात को किस तरीके से स्ट्रक्चर देती हैं और वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए आपने एक केक बनाना है। केक बनाने की रेसिपी और केक बनाने के अज्जा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तरकीब मुख्तलिफ है और अज्जा मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारी कायनात की तरकीब इस इक्वेशन में छुपी हुई है। तरकीब ये इक्वेशन है, जबकि अज्जा स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल में हमें नज़र आते हैं, जहां पर आपको पार्टिकल्स और फोर्स कैरियर्स मिलते हैं। इन तमाम पार्टिकल्स में, जो कि तकरीबन तादाद में 17 हैं, इनमें से एक पार्टिकल ऐसा है जो कि हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी और शायद एंटी मैटर के बारे में बता सकता है, क्योंकि जितने भी पार्टिकल और फोर्सेस इस वक्त इस मॉडल में दर्ज किए गए हैं वो सारे के सारे मैटर से बनी हुई कायनात के बारे में हमें बताते हैं। लेकिन अगर हमने डार्क एनर्जी और डार्क मैटर और एंटी मैटर की तरफ जाना है तो शायद हमें इस किस्म के मॉडल्स और चाहिए, या इसी मॉडल में हमें तब्दीली करनी पड़ेगी। उन पार्टिकल्स को और उन फोर्सेस को हम कैसे जज करेंगे और किस तरीके से उन्हें डिस्कवर करेंगे, उसके लिए हमें एक ऐसी टॉर्च चाहिए जो कि हम उन पार्टिकल्स और उन फोर्सेस को ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकें। आज हमें लगता है, हमारा अंदाज़ा है कि ये टॉर्च एक पार्टिकल है जो कि हमारे स्टैंडर्ड मॉडल में दर्ज है, जिसे म्यूऑन कहा जाता है। म्यूऑन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि हमें अनदेखी फोर्सेस और अनदेखे पार्टिकल्स की तरफ लेकर जाएगा। ये पार्टिकल ज़मीन पर मौजूद है। इस वक्त भी हर सेकंड में 30 म्यूऑन्स मेरे अंदर से गुजर रहे हैं। जब कॉस्मिक हाई एनर्जी पार्टिकल्स और रेडिएशन हमारी ज़मीन से टकराती हैं, इन पार्टिकल्स में ज़्यादातर प्रोटॉन्स होते हैं जो कि स्पेस से हमारी ज़मीन की तरफ आते हैं। स्पेस में बहुत से ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं जिनसे ये पार्टिकल्स या प्रोटॉन्स और इनके अलावा और पार्टिकल्स और रेडिएशंस भी होते हैं जो कि हमारी ज़मीन तक पहुंचती हैं। ज़मीन में दाखिल होते ही एटमॉस्फेयर के गैस के मॉलिक्यूल से ये टकराती हैं और उस टकराने की वजह से म्यूऑन्स बनते हैं। म्यूऑन्स हमारी ज़मीन पर शावर होते हैं, इनकी बरसात होती है, और अब हम बहुत सी ऐसी लेबॉर्ट्रीज बना रहे हैं जो कि इन म्यूऑन्स को
डिटेक्ट कर सकें, इनको पढ़ सकें। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें चाइना की अंडरग्राउंड लेबोरेटरी के बारे में बताया गया, जिसे CGPL लैब कहते हैं, जो कि म्यूऑन्स को डिस्कवर करने जा रही है, जो कि उनको डिटेक्ट करने जा रही है, और उनकी डिटेक्शन से वो ये भी देखने जा रही है कि ये पार्टिकल क्वांटम कंप्यूटर्स पर किस किस्म के असरात डालते हैं। हम ये करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम म्यूऑन्स को पढ़ना चाहते हैं और हमें ये अंदाज़ा है कि म्यूऑन्स कुछ ऐसी सलाहियत रखते हैं जिसकी वजह से वो इशारा कर सकते हैं नई फोर्सेस की तरफ और नए पार्टिकल्स की तरफ। और अगर हमें नए फोर्सेस और नए पार्टिकल्स मिल जाते हैं और हमारा स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल बड़ा हो जाता है, तो हम ये समझ सकेंगे कि हम इन तीनों सवालों के जवाब दे सकते हैं, और फिर शायद वो लम्हा आएगा जब हम ये कह सकें कि हमें कायनात के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म है। लेकिन म्यूऑन्स के ज़रिए हम ये एक्सपेरिमेंट कैसे करने जा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पर किए जा रहे हैं, और इनके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं, और वो रिज़ल्ट किस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तखती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।